दक्षिणी राजस्थान जो बीते कुछ सालों से राजस्थान की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। यहाँ के बदलते राजनीतिक समीकरण एक और जहाँ राजनीतिक विश्लेषकों के लिए रिसर्च का केंद्र बन गए हैं, तो दूसरी ओर जो मीडिया और सोशल मीडिया के लोगों का ध्यान इस क्षेत्र पर नहीं था, अब वो भी बढ़ने लगा है। ऐसी एक रील वायरल होती है सोशल मीडिया पर झारखंड से आए एक युवा की। आप ही के एक यहाँ के कुछ सांसद है जिसका नाम है राजकुमार, वो बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ये बिरसा मुंडा का कुछ कही गई बातें हैं। तो मैं उनके लिए आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, भगवान बिरसा मुंडा जहाँ जन्म स्थली है, कुली हाथों का ये मूर्ति प्रतिमा है, आधा पुत्र प्रतिमा। यहाँ आप देख सकते हैं जनेऊ है। क्या ये सनातन का प्रतीक नहीं है? राजकुमार, वो आप आदिवासी समाज को बिरसा मुंडा के नाम पे क्या ईसाई मिशनरी, उनका नीति सिद्धांत, जितने भी उनके जो पद पे हम लोग चल रहे हैं, क्या उनको आपने बेच खाई किया? राजनीति का स्तर इतना नहीं होना चाहिए कि भगवान बिरसा मुंडा के मूल्यों को आपने चर्च के हवाले कर दिया। देख लीजिए, वो अपना एक पक्ष रखते हैं तो कमेंट बॉक्स पक्ष और विपक्ष से भर जाता है। तो हमने भी कोशिश की उनके पक्ष को जानने की। हो सकता है आपकी और मेरी उनसे सहमति या असहमति हो, और उनके पक्ष को सुनना बड़ा जरूरी है। तो चलिए आपके इंतजार को खत्म करते हैं और आपको मिलाते हैं झारखंड से आए आदिवासी युवा मंच के दो विचारक सन्नी टोप्पो उराव और विकास उराव से। आपकी एक रील एक बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर जी। इसमें आपने भगवान बिरसा मुंडा जी के विषय में चर्चा की, जी, उनके जी। जनेऊ पहनने को जी, लेकर जी। चर्चा की और उसे सनातन के प्रतीक के रूप में दर्शाया। जी। इस पर कई लोगों ने आपके पक्ष में भी कुछ कहा होगा। आपके कमेंट सेक्शन को पढ़ रहा था मैं, तो उसमें कहीं विपक्ष में भी बात हुई। तो मैं आपके उस विजन को समझना चाहता हूँ कि आपने किस दृष्टिकोण से ये अपनी बात रखी, और इस क्षेत्र में जी। आपने ये जो बात कही उसके पीछे का कोई पॉलिटिकल रीजन तो नहीं है कि आपने ये बात कही? यहाँ के कुछ लोग हैं, कुछ बड़े नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, वो लगातार युवाओं को गुमराह करते हैं, बिरसा मुंडा के बातों को कहते हैं। सच्चाई यही है कि यहाँ पे जनेऊ है। अब आप समझ सकते हैं कि जनेऊ किसका हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं ये सनातन में ही है जनेऊ। 2013 में हमारे गुमला से एक सांसद हुए आदिवासी नेता सुदर्शन भगत, कांग्रेस सरकार को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि झारखंड में करीब 30 से 40 लाख लोग आदिवासी ये सरना कोड मांगते हैं। उस समय कांग्रेस ने खारिज कर दिया। उसके बाद जब भाजपा आई, उन्होंने पूरी प्रयास किए कि आदिवासियों को कोड मिले। यही के कुछ नेता लोग वहाँ पे जाते हैं, बोलते हैं कि वहाँ के आदिवासियों को कि सरना कोड मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ आने के बाद उनकी हवा फूस क्यों हो जाती है? एक व्यक्ति वहाँ पे सरना कोड बोलता है, वही व्यक्ति यहाँ आदिवासी कोड बोलेगा, तो ये दोहरी चरित्र दोगले वाली ही बात हुई ना। तो जो धर्म कोड की मांग है उसे आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं, या आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये जानना चाहूंगा। हम अभी गाइड संविधान में कहाँ पे हो रहे हैं? 342 से हो रहे हैं ना। 342 जो अनुसूचित जनजाति को वहाँ पे परिभाषित किया गया है। उसके बाद फिर क्या है, ये जैसे ही धर्म कोड मिलेगा उसके बाद फिर क्या है, हम अल्पसंख्यक बन जाएंगे। और अल्पसंख्यकों की श्रेणी कौन है? अनुच्छेद 29 और 30 है। फिर वहाँ पे फिर क्या फैसिलिटी है? 800 से अधिक आदिवासी जनजाति रहते हैं पूरे भारत में। सभी की अपनी अपनी देवी देवताएं हैं, सभी के अपने अपने लोक नृत्य हैं, सभी की अपनी अपनी आस्था है, सबकी अपनी अपनी पर्व त्यौहार है। तो हम बोलना चाहेंगे सरहुल पूरे देश में नहीं बनता है, झारखंड में बनता है, असम में बनता है, उड़ीसा में बनता है, अब राजस्थान में तो नहीं बनेगा। तो क्या हम झारखंड के आदिवासी सरहुल मनाएंगे तो राजस्थान में छुट्टी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। कोड किस लिए हो रही है? एक रूपता लाने के लिए ना, तो एक रूपता आ ही नहीं सकती है। भील प्रदेश की मांग उठ रही है यहाँ पर। जी। लोगों का उस पर अलग अलग विजन है, कुछ लोग उसके पक्ष में रहते हैं, कुछ विपक्ष में रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसके बनने से ऐसी कुछ चीजें हो सकती है, कुछ कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। जी। तो जो भील प्रदेश की मांग आ रही है उस पर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को जानना चाहूंगा कि भील प्रदेश की जो मांग है उसको लेकर आप दोनों क्या सोचते हैं?
आप दोनों के मैं एजुकेशन के बैकग्राउंड को जानना चाहूँगा, किस तरह का एजुकेशन रहा और वहाँ पे एजुकेशन की क्या क्वालिटी है और यहाँ पे क्या क्वालिटी है, उसका अगर कोई फ़र्क देख पाए हो आप इन दिनों में। अब यहाँ की अगर हम बात करेंगे, यहाँ वागड़ क्षेत्र, ये जितनी भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो भी क्षेत्र है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे शिक्षा पर अभी तक कोई भी लोग बात ही नहीं किए हैं, तो काम कहाँ से होगा। यहाँ के जो क्या कहेंगे, एक स्कूल है, आप सुने होंगे, ये कलुसुआ बाई जो नाम, काली बाई, वो गौरव है हमारे वागड़। हाँ, ये वागड़ क्षेत्र के, हमने उनका गांव भ्रमण किया जी। बहुत दुख होता है। शिक्षा पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए, हमारे लिए यहाँ संसाधन कैसे उपलब्ध हो, हमारे लोग पलायन ना करे, हमारी बेटी सुरक्षित रहे, जल जंगल जमीन अपने अपने जगह में है, उसको कैसे संरक्षण हम लोग कर सकते हैं, उसकी बातें होनी चाहिए। मेरा एक सवाल इसी में से आ रहा है कि जब भी कोई ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है जी, समाज को एकजुट करने के नाम पे, तो लोग पहले सामाजिक रूप में किसी मंच को चलाने का प्रयास करते जी हैं। जी। तो क्या आदिवासी युवा मंच भविष्य में राजनीतिक पार्टी के रूप में तो कहीं उभर कर बाहर नहीं आ जाएगा? आज पार्टी आई है, जो बाप की अगर हम बात करें, इन्होंने शुरुआत क्या से शुरुआत किया, जल जंगल जमीन करते करते आज जो है हम सनातनी हिंदू नहीं है बस में टिके हुए हैं। तो क्या हम हिंदू नहीं है, ये जो लोग बोलते हैं, फिर ये विधायक सांसद किस कोटे से बने हैं? यहाँ तो हिंदू को ही आरक्षण मिला हुआ है, हम देख लीजिए, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, हाँ, सभी को हिंदू के ही है बोल के ही आरक्षण आज जो भी है मिल रहा है। फिर वैसे लोगों को तो फिर जनरल सीट से चुनाव लड़नी चाहिए। फिर अभी आप दोनों का यहाँ प्रवास है, कई दिनों से आप इस क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं, सुनने में गया है। जी। आपको शायद अब ध्यान है या नहीं मुझे आइडिया नहीं, लेकिन पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं। तो आप दोनों की ये जो उपस्थिति है जी, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन तो नहीं है कि आप अप्रत्यक्ष रूप से किसी पार्टी के प्रचारक के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। नमस्कार जवाहर साहब। सर, रीजन बिहाइंड डिवीजन में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, आपके जितने भी श्रोतागण हैं और आपको मेरा झारखंडी जोहार। नमस्कार जवाहर साहब। नमस्कार जोहार। तो सर, मैं सबसे पहले तो जवाहर जो आपने उद्बोधन किया स्वागत के रूप में अभी, उस उद्बोधन को जानना चाहूंगा कि जवाहर के मायने क्या है। मैं बताना चाहूँगा, झारखंड में हम रहते हैं और वहाँ की एक अभिवादन है, हम आदिवासी हो या है वहाँ के गैर आदिवासी भी हो, झारखंड में सभी को जब भी मिलते हैं हम लोग जोहार से ही होता है हमारा सुबह शाम सारा। जी सर। है ना। बाद में कहीं अगर जाते हैं तो वहाँ कहीं कहीं राम भी है, ठीक है, लेकिन हम लोग प्रमुख रूप से आदिवासी की अगर हम बात करेंगे वहाँ पे जोहार ही होती है। जी सर। जी। तो आपकी एक रील एक बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर जी। इसमें आपने भगवान बिरसा मुंडा जी के विषय में चर्चा की, उनके जनेऊ पहनने को लेकर चर्चा की और उसे सनातन के प्रतीक के रूप में दर्शाया। जी जी। इस पर कई लोगों ने आपके पक्ष में भी कुछ कहा होगा। आपके कमेंट सेक्शन को पढ़ रहा था मैं, तो उसमें कहीं विपक्ष में भी बात हुई। तो मैं आपके उस विजन को समझना चाहता हूँ कि आपने किस दृष्टिकोण से ये अपनी बात रखी और इस क्षेत्र में जी आपने ये जो बात कही उसके पीछे का कोई पॉलिटिकल रीजन तो नहीं है कि आपने ये बात कही? देखिए, मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, कोई यहाँ पॉलिटिकल वाली रीजन नहीं है, ये वास्तविकता है, लोगों को जानना होगा। और जहाँ तक बात है, ये भगवान बिरसा मुंडा मैं दिखाना चाहूँगा, इसी को मैं दिखाता हूँ। ये क्या है ना, ये चित्र है और ये भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थली उलीहातू गांव है, वहीं पे ये प्रतिमा स्थापित है। आप भी कभी आना, स्वागत रहेगा। आप सच्चाई यही है कि यहाँ पे जनेऊ है और ऐसे जहाँ भी भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा लगे होते हैं हमारे वहाँ पे सारे में जनेऊ ही रहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जनेऊ किसका हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं ये सनातन में ही है जनेऊ। भले उसमें विभिन्न जाति के लोग भी पहनते होंगे, वो अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं बात अगर हम आदिवासियों में करें, जो हमारा कहीं ना कहीं आज भगवान बिरसा मुंडा हमारे कहीं ना कहीं देश की
जो कहीं ना कहीं एक भगवान है, हमारे आदिवासी वीर योद्धा हैं, हमारे कहीं ना कहीं ये आइडियोलॉजी है। हम बताना चाहेंगे तो इनका में देख सकते हैं कि ये जनेऊ है। तो इन्होंने मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के कुछ लोग हैं, कुछ बड़े नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, वो लगातार युवाओं को गुमराह करते हैं। बिरसा मुंडा के बातों को कहते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा के बातों के संघर्षों पे बात जब आती है तो लोग युवाओं को कहते हैं कि बिरसा मुंडा के कही गई बातें हैं कहीं कि आदिवासी सनातनी हिंदू नहीं थे। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर ये उदाहरण मैंने दिया था। अभी आप दोनों का यहाँ प्रवास है, कई दिनों से आप इस क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं, सामने सुनने में गया है। जी। आपको शायद अब ध्यान है या नहीं, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं। नहीं, तो मुझे आप दोनों की ये जो उपस्थिति है, जी कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन तो नहीं है कि आप अप्रत्यक्ष रूप से किसी पार्टी के प्रचारक के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं? इस बात का मैं बताना चाहूँगा। देखिए, अगर मैं आना रहता अप्रैल, ये अभी क्या है, नवंबर है, नवंबर के लास्ट में हम हैं। आते तो फिर हम फरवरी में आ सकते थे, मार्च में आ सकते थे, गांव-गांव सभा कर सकते थे। मैं बताना चाहूँगा, हमको पता भी नहीं है कि यहाँ पे चुनाव भी होने वाले हैं, है ना। तो मैं तो क्या ही बोलूँ इस विषय में। हमको यहाँ की जो चुनाव संबंधी बातें हैं उसकी मैं नहीं, हमको मालूम नहीं है भाई साहब। आप भी यही कहेंगे कि इस जो आपका जो इस क्षेत्र में अभी जो प्रवास है उसका राजनीति से कोई संबंध नहीं? कि सामाजिक कार्य करने वाले जितने भी लोग हैं, जी सर, इसमें कहीं ना कहीं एक पार्टी के द्वारा पक्ष विपक्ष द्वारा कभी ना कभी ताल्लुकात जोड़ा जाता है। जी। लेकिन हम लोग किसी पार्टी से तो नहीं, लेकिन अपना समाज का उत्थान के लिए, जागृति के लिए हम लोग इस तरह का कदम संगठन के द्वारा करते हैं, जो आदिवासी युवा मंच है। जी। सवाल इसलिए उठा क्योंकि जो आपने विचार जी, रखा है जी। ये किसी पार्टी का भी विचार हो सकता है। हाँ, हो सकता हो है। सकता है। आपका विचार और किसी पार्टी का विचार अगर मिल रहे हैं जी तो फिर ये शायद आरोप लगेंगे भी कि आपका इस वक्त यहाँ होना कहीं ना कहीं किसी पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचा सकता है। जी, फायदा पहुंचाएगी भी, हमको ये भी लग सकता है। लेकिन बिल्कुल हमारी यहाँ पे वो चुनाव वाली कोई बात ही नहीं है। होने से अगर ऐसे ही रहती ना भाई साहब, तो मैं 2 साल पहले भी आता। हम बताना चाहेंगे, विधानसभा चुनाव गुजर गया, लोकसभा, ये छोटा मोटा चुनाव में हम आएंगे। तो एक बहस छिड़ी हुई है जी कि आदिवासी हिंदू है या नहीं है। जी इसको कुछ लोग इस पक्ष में होते हैं कि आदिवासी हिंदू हैं और कुछ कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। जी उनकी एक अलग पूजा पद्धति है, उनकी अपनी मान्यता है। जी। मैं इस विषय पर आपका पक्ष जानना चाहूंगा। मैं इस विषय में मैं बस इतना ही कहूँगा, आदिवासी जन्म जन्मांतर सनातनी हिंदू ही है, हिंदू हैं। अब बोलेंगे कैसे, तो उनके कैसे में बहुत तरह की बातें आती है, हम कैसे में नहीं जाएंगे। हम प्रत्यक्ष रूप से यही कहेंगे। बहुत लोग संविधान की किताब खोलेंगे, आधी अधूरी जानकारी समाज के बीच रखते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि क्या है ना, ये हम आदिवासी सनातनी हिंदू नहीं है कि बातें कब से हो रही है। हमारी कई पीढ़ी गुजर गई, उस समय तो ये बातें नहीं आई। ये हाल के दिनों में ही क्यों ये मुद्दा उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। हम बताना चाहेंगे, हमारे झारखंड में भी कोड की मांग हो रही है, ऐसी बात नहीं है। हम बताना चाहेंगे वहाँ पे सरना धर्म कोड की बात होती है ना। लेकिन यहीं के कुछ नेता लोग वहाँ पे जाते हैं, बोलते हैं कि वहाँ के आदिवासियों को कि सरना कोड मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ आने के बाद उनकी हवा फूस क्यों हो जाती है। एक व्यक्ति वहाँ पे सरना कोड बोलता है, वही व्यक्ति यहाँ आदिवासी कोड बोलेगा, तो ये दोहरी चरित्र दोगले वाली ही बात हुई ना। मतलब एक देश में एक कानून बनेगा ना, एक संविधान है ना, संविधान के मुताबिक एक बातें होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे सरना कोड की बात होती है और यहाँ पे आदिवासी कोड की बात होती है एक ही व्यक्ति के द्वारा। ये तो गलत बात है ना। हाँ, कहीं ना कहीं समाज गुमराह हो रहे हैं। और जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा, ये आदिवासी कोड या सरना कोड या कोई भी कोड की अगर बात आती है तो क्या है ना, जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं बताना चाहूँगा 2014
से पहले तक तो कांग्रेस की ही सरकार थी। अप्रैल मार्च हम बोल सकते हैं। 2013 में हमारे गुमला से एक सांसद हुए आदिवासी नेता सुदर्शन भगत, उन्होंने जो है क्या किए, कांग्रेस सरकार को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि झारखंड में करीब 30 से 40 लाख लोग आदिवासी ये सरना कोड मांगते हैं। अब 30-40 लाख उनको चुनावी राजनीति में जाना है, तो उन्होंने लिखा। अब लिखने के बाद स्पष्ट क्या आया कि 100-150 से अधिक जो है अलग पंथ, अलग लोग, अलग अलग धर्म कोड की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। तो ये देना उचित और व्यवहारिक में ही नहीं है जी। हाँ, उस समय कांग्रेस ने खारिज कर दिया। उसके बाद जब भाजपा आई तो 2015 तब तक तो आ चुकी थी, 2014 में भाजपा आई तो भाजपा से एक प्रत्याशी हुए हमारे, ये उस अब वो भाजपा में नहीं है। उन्होंने पूरी प्रयास किए कि आदिवासियों को कोड मिले, तो 2015 में भी वही बातें आई कि 100 से अधिक धर्म कोड की मांग हो रही है, अलग अलग संगठन उठा रहे हैं, एक मत नहीं है ना, बहुत सारा कारण है। ये धर्म कोड की वास्तविकता है, समझे। आप जो ये धर्म कोड को लेकर जिन लोगों का आपने उदाहरण लिया जी, मेरी व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आपका क्षेत्र अलग है, जी, मुझे जानकारी जी। होनी चाहिए थी जी, उसके बारे जी। में। तो क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि उन्होंने इस तरह की मांगे की थी? क्या उसका कोई प्रूफ आपके पास है कि यहाँ के जो नेता मांगते हैं जी जी, वहाँ सोशल मीडिया में चल रहा है। अच्छा, हाँ। तो वहाँ उनकी मांग थी? हाँ, वहाँ उनकी मांग है जी, तो बकायदा। उन्होंने तो उनके जो वहाँ के नेता लोग हैं, उन्होंने तो खुद इनके साथ प्रेस वार्ता की और वहाँ पे घोषणा किया, खुद यहाँ के नेता। जी, तो जो धर्म कोड की मांग है उससे आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं, या आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं ये जानना चाहूंगा आप दोनों का पॉइंट। देखिए, गलत की अगर हम बात करेंगे तो हम बताना चाहेंगे हमको कोड की किस लिए आवश्यकता हो रही है, जनगणना कराने के लिए या फिर विकास हो बोल करके। क्योंकि हम बताना चाहेंगे स्पष्ट कि धर्म कोड केवल एक जनगणना के लिए ही केवल होती है, ना कि धर्म के नाम से हमको कोई आरक्षण मिल जाएगा। मैं बताना चाहूँगा उतना ही नहीं, हम तो ये भी पूछेंगे धर्म कोड मिलने के बाद, हाँ, जितने भी आदिवासी समाज के नाम पर हमें झारखंड में, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, 28 आरक्षित सीटें हैं, है ना, और 26% हमें नौकरी में, रोजगार में अवसर प्राप्त है, हमें आरक्षण वहाँ पे मिल रहा है। धर्म कोड मिलने के बाद ये बची रहेगी क्या, है ना, मैं बताना चाहूँगा। इसलिए क्योंकि धर्म कोड मिलने के साथ ही हम अल्पसंख्यक में भी चले जाएंगे। फिर क्या है, हम अभी गाइड संविधान में कहाँ पे हो रहे हैं, 342 से हो रहे हैं ना, 342 जो अनुसूचित जनजाति को वहाँ पे परिभाषित किया गया है। अब 342 क्या है, आदिवासियों के लिए है। उसके बाद फिर क्या है, ये जैसे ही धर्म कोड मिलेगा उसके बाद फिर क्या है, हम अल्पसंख्यक बन जाएंगे। और अल्पसंख्यकों की श्रेणी कौन है, अनुच्छेद 29 और 30 है। फिर वहाँ पे फिर क्या फैसिलिटी है, वहाँ पे आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, थोड़ी बहुत स्कूल वगैरह शिक्षा में आप थोड़ा मोड़ा स्कूल वगैरह संस्थान अपना चला सकते हैं। लेकिन वहाँ आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है अल्पसंख्यक में। जो सनातनी नहीं है ना, बोलते हैं उनको, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फिर वो इस विषय में सोचते हैं क्या। कोड तो ठीक है, चाहिए, लेकिन ये सारे विषय जो आ रहे हैं, जो हमारी चिंताएं हैं, इस पर वो क्या सोचते हैं। उनकी ये बातें समाज के बीच में तो जानी चाहिए कि इस पे क्या सोचते हैं। हमारी ये चिंता है, हम धर्म कोड का, अब मैं बताना चाहूँगा, 800 से अधिक आदिवासी जनजाति रहते हैं पूरे भारत में। सभी की अपनी अपनी देवी देवताएं हैं, सभी के अपने अपने लोक नृत्य हैं, सभी की अपनी अपनी आस्था है, सबकी अपनी अपनी पर्व त्यौहार है। एक कैलेंडर बनेगा। आप देखिए, आदिवासियों को क्या बोला जाता है, धर्म कोड मिलेगा तो आपका क्या है, छुट्टी वाला जो एक कैलेंडर नहीं बनता है, उस कैलेंडर में आपका जो है पर्व त्यौहार जो भी हैं उनका वहाँ छुट्टी के लिए लिखा जाएगा, है ना।
हमारे वहाँ भी बोला जाता है। तो हम बोलना चाहेंगे सरहुल पूरे देश में नहीं बनता है, झारखंड में बनता है, असम में बनता है, उड़ीसा में बनता है, अब राजस्थान में तो नहीं बनेगा। तो क्या हम झारखंड के आदिवासी सरहुल मनाएंगे तो राजस्थान में छुट्टी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। अब इधर के आदिवासी जो अपना उनका पर्व त्यौहार है उनको ये लोग यहाँ मनाते हैं, उसके हिसाब से अगर कोड किस लिए हो रही है? एकरूपता लाने के लिए ना, तो एकरूपता आ ही नहीं सकती है, कितना भी प्रयास कर लीजिए वो हो ही नहीं सकती है। धर्म कोड हम बताना चाहेंगे, हमारे लिए शिक्षा पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए, हमारे लिए यहाँ संसाधन कैसे उपलब्ध हो, हमारे लोग पलायन ना करें, हमारी बेटी सुरक्षित रहे, जल जंगल जमीन अपने अपने जगह में है, उसको कैसे संरक्षण हम लोग कर सकते हैं उसकी बातें होनी चाहिए। मैं अभी बताना चाहूँगा भाई साहब, हम लोग अभी तक हमारे यहाँ पे कम से कम 4 दिन हो रही है, हमने गांव-गांव में युवाओं के साथ में बैठक ली, युवाओं के साथ संपर्क किया कि यहाँ के जितने भी वागड़ क्षेत्र हैं ना, तो ये वागड़ क्षेत्र के युवा चाहते क्या हैं? तो बहुत सारे युवाओं ने तो कहा कि हमें रोजगार चाहिए, यहाँ पे संसाधन नहीं है, स्कूल तो है लेकिन शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे खराब है, स्टाफ नहीं है ना, चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं नहीं है, इस पे हम बात करना चाहेंगे। आपने बात की कि आदिवासी युवा मंच यहाँ पे कुछ काम करना चाहता है, तो आदिवासी युवा मंच का विजन क्या है? मैं इस क्षेत्र को लेकर वो जानना चाहता हूँ आप दोनों की ओर से। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, वागड़ क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पे वीर महापुरुष बहुत सारे पैदा हुए, उनकी गौरवशाली संस्कृति परंपरा सारे चीज़ों को आत्मसात करते हुए यहाँ पे रोजगार पे काम होना है, यहाँ के संसाधनों को कैसे हम संरक्षण करें और हमारे स्थानीय युवाओं को कैसे रोजगार मिले, इस पे हम लोग काम करने वाले हैं। मेरा एक सवाल इसी में से आ रहा है कि जब भी कोई ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है जी, समाज को एकजुट करने के नाम पे, तो लोग पहले सामाजिक रूप में किसी मंच को चलाने का प्रयास करते जी हैं। जी तो क्या आदिवासी युवा मंच भविष्य में राजनीतिक पार्टी के रूप में तो कहीं उभर कर बाहर नहीं आ जाएगा? नहीं, मैं बताना चाहूँगा, सरकार किसी की भी रहे, जब आदिवासी समाज के खिलाफ में आंदोलन करने की बातें आएगी, हम युवा सभी क्या है ना, कोऑर्डिनेशन करेंगे, विचार को रखेंगे और हम लोग आंदोलन तो करेंगे। अगर मान के चलिए अभी बीजेपी की सरकार है, अगर हमारी आदिवासी बेटी के साथ कहीं पे गलत हो रहा हो, वहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे। जी, सामाजिक न्याय की आपने बात की, वो बहुत जरूरी है जी। लेकिन सवाल है कि क्या राजनीति में भविष्य में जी आप दोनों के चेहरे को मैं देखूंगा या नहीं देखूंगा, मेरा सवाल उसको लेकर है। जी क्योंकि लोग विचार को लेकर आते हैं जी जी और विचार फिर धीरे धीरे राजनीति का रूप लेने लगते हैं। तो क्या ये यात्रा सामाजिक विकास को लेकर है या राजनीति को लेकर है? और मैं राजनीति को गलत भी नहीं मानता। जी जी अगर आप सामाजिक विचार को लेकर चल रहे हैं तो भविष्य राजनीति की ओर हो भी सकता जी है। जी जी तो वो अगर वो रहेगा तो उसके लिए कैसी आइडियोलॉजी रहेगी आपकी और उसके लिए क्या विजन रहेगा, क्या रोड मैप रहेगा, मैं आप दोनों से जानना जी चाहूंगा। जी मैं बताऊंगा, उसके बाद हमारे जी, मित्र बिल्कुल, आप बताइए। दोनों देखिए, बताइए। मेरा अपना एक ये है कि देखिए पूरे देश भर में अभी जो चल रहा है कि क्या है ना, हमारे युवाओं को तो पहले गुमराह करके सभी नेता लोग अपने पीछे झंडे ढोने के लिए प्रयास कर रहे हैं, सभी युवा लोग ढो रहे हैं, लेकिन क्या है वहाँ पे हमारे युवाओं के बारे में कोई विचार नहीं आ रहा है। तो क्या नेता का ही बेटा नेता बनेगा, ऐसा भी बात नहीं होनी चाहिए, है ना। जी। तो अगर कोई युवाओं को अगर लगेगा यहाँ पे, हम तो चुनाव यहाँ पे लड़ने नहीं आएंगे, जी। अगर जिनको लगेगा कि हमको उतरना है, उस युवा लोगों को हम लोग प्रयास करेंगे कि हाँ भाई, राजनीति एक कहीं ना कहीं विचारधारा को भी प्रतिनिधित्व देती है और कहीं ना कहीं जो विकास के जो पैमाने हैं उस पर भी बात करने के लिए एक अवसर देती है, और उसको धरातल पर किस तरीके से समन्वय बैठा करके हम वहाँ पे जा सकते हैं, उनकी भी एक कहीं ना कहीं एक पैमाना है राजनीति। अब क्या है, हम समाज में हैं तो राजनीति भी एक पैमाना ही है विकास का। दोनों का अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं राजनीति को भी गलत ठहरा दिया जाता है और जो नेतृत्व करते हैं उनको भी गलत ठहरा दिया जाता है।
लेकिन कहीं ना कहीं स्वच्छ राजनीति भी होनी चाहिए और युवाओं को अवसर भी मिले। इसकी भी अगर कहीं ना कहीं युवा मंच के लोग अगर कहें कि ये नेता, आज मैं बताना चाहूँगा सभी को वागड़, ये जो आदिवासी क्षेत्र है, सभी नेता तो आदिवासी हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने आज तक क्या किया आदिवासियों के लिए, ये प्रश्न चिन्ह युवाओं ने जो जहाँ से मिल रहे हैं सभी ने लगा रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा अगर उसके अकॉर्डिंग अगर राजनीति में उतरना पड़े तो युवा लोग उतरेंगे, ये भी हो सकती है, वो भी स्वतंत्र। आपका पक्ष भी मैं जानना चाहूँगा इस विषय पर। अब तक तो आदिवासी युवा मंच का विजन क्लियर है कि सामाजिक स्तर पर इसको विकास को, सशक्तिकरण को लेके इस पर काम करना है जी। इसका विजन अभी साफ है। अभी राजनीतिक का उस तरीका से अभी विजन नहीं है हम लोगों का। पर यहाँ पे भी एक त्रिकोणीय संघर्ष चलता है जी, कांग्रेस, बीजेपी और बाप पार्टी का। जी। तो आने वाले समय में क्या हम आदिवासी युवा मंच के कुछ चेहरे भी राजनीति में देखेंगे जो अपने? नहीं, अभी मैं बताना चाहूँगा बस शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, जल जंगल जमीन की सुरक्षा, और मैं बताना चाहूँगा आप जिनकी बात आपने की है, ये लोग भी जल जंगल जमीन की बातें तो खूब करते हैं। मैं बताना चाहूँगा आज शहीद यहाँ के जो क्या कहेंगे, एक स्कूल है आप सुने होंगे, ये कलुसुआ बाई जो नाम, काली बाई, वो गौरव है हमारे वागड़। हाँ, ये वागड़ क्षेत्र के, हमने उनका गांव भ्रमण किया जी। बहुत दुख होता है। दुख क्या होता है, शहीद के नाम पर तो लोगों ने खूब राजनीति की, लेकिन क्या है वहाँ उनका जो हमने इस परिस्थिति देखा कि युवाओं को लेकर के किसी भी लोगों ने जो है ना विकास को लेकर के चर्चाएं या काम या योजनाएं नहीं बनाई हैं, समझिए। बस राजनीति ही सब लोग कर रहे हैं। और जो आज पार्टी आई है, जो बाप की अगर हम बात करें, इन्होंने शुरुआत क्या से शुरुआत किया, जल जंगल जमीन करते करते आज जो है हम सनातनी हिंदू नहीं है बस में टिके हुए हैं। तो क्या हम हिंदू नहीं है ये जो लोग बोलते हैं, फिर ये विधायक सांसद किस कोटे से बने हैं? यहाँ तो हिंदू को ही आरक्षण मिला हुआ है। हम देख लीजिए, एसटी हो, एसी हो, ओबीसी हो, हाँ सभी को हिंदू के ही हैं बोल के ही आरक्षण आज जो भी है मिल रहा है। फिर वैसे लोगों को तो फिर जनरल सीट से चुनाव लड़नी चाहिए। फिर भील प्रदेश की मांग उठ रही है यहाँ पर। जी जी, लोगों का उस पर अलग अलग विजन है, कुछ लोग उसके पक्ष में रहते हैं, कुछ विपक्ष में रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसके बनने से ऐसी कुछ चीजें हो सकती है, कुछ कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे जी। तो जो भील प्रदेश की मांग आ रही है उस पर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को जानना चाहूंगा कि भील प्रदेश की जो मांग है उसको लेकर आप दोनों क्या सोचते हैं? जो आंदोलन है उस पर अगर हम डीपली अगर जाएंगे नीचे तक, तो इससे पहले मैं अपना झारखंड के बारे में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि झारखंड भी आंदोलन करके ही झारखंड को बिहार से हमारे लोगों ने अलग किया। इसलिए अलग किया कि झारखंड में खनिज संपदा होने के बावजूद, उस समय वो छोटा नागपुर हुआ करता था, उस समय जो है झारखंड नहीं हुआ करता था, उस समय बिहार एक था, बिहार और झारखंड एक था। और उस समय फिर क्या है, हमारे पास सारे संसाधन थे, खनिज संपदा की अभी भी भंडार है ना झारखंड में। तो हमारे जो लोग हैं, जितने भी लोग थे, संघर्ष, वहाँ पे कई सारी पार्टी भी बनी है ना, पार्टी में मैं नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने जो है संघर्ष किया सभी लोगों ने मिलकर, केवल वहाँ पे आदिवासी ही नहीं, वहाँ पे जितने भी लोग थे, गैर आदिवासी अन्य जातियाँ, सभी ने मिलजुल करके है वो झारखंड को अलग कराया। और झारखंड जिस सोच के साथ बना ना, वो पूरा नहीं हुआ। आज मैं बताना चाहूँगा सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री कौन बने, एक को छोड़ करके आज 25 वर्ष हो गए झारखंड में, झारखंड बने 25 साल में मैं बताना चाहूँगा उसमें से मात्र 5 साल गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। बाकी जो 20 साल अगर हम बात करेंगे अभी के दरमियान में 20 साल आदिवासी ही मुख्यमंत्री रहे। फिर भी आदिवासियों का वहाँ पे ना रोजगार पे काम हुआ, ना शिक्षा पे काम हुआ, ना वहाँ पे महिलाओं के लिए काम हुआ। आज भी हमारे झारखंड से हजारों की संख्या में पलायन लोग कर रहे हैं।
आदिवासी महिलाओं को खास करके दिल्ली जैसे महानगरों में बेचे जा रहे हैं। उसके लिए भी हम लोग जागरूकता अभियान समय समय पे चलाते रहते हैं। बड़े बड़े लोग होटलों में तो सेमिनार कर देते हैं, लेकिन धरातल पर वहाँ हम लोग काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, खूंटी जैसे जो क्षेत्र हैं वहाँ से 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये के लिए लोग दिल्ली जाते हैं। तो क्या अभी वो लगता नहीं है कि जिस उद्देश्य से झारखंड अलग हुआ था, अभी तो मैं बताना चाहूँगा जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने क्या है ना जेल गए है ना बिहार से झारखंड को अलग कराने में, वो लोग आज रो रहे हैं, बोलते हैं कि क्या इसी दिन के लिए हमने झारखंड अलग कराया। आज बताइए कि आंदोलनकारी का ही बेटा झारखंड में मुख्यमंत्री बना हुआ है, बावजूद वहाँ पे कोई रोड मैप नहीं है। वहाँ पे यहाँ पे तो आदिवासी भाषा बोली जाती है लेकिन पढ़ाई नहीं होती है ना, लेकिन वहाँ पे 33 आदिवासी है और कम से कम 15 आदिवासियों की पढ़ाई होती है। लेकिन वहाँ जो अभी सरकार है, जो आंदोलनकारी का ही बेटे हैं, उन्होंने सारी आदिवासी जो पढ़ाई होती है वो स्कूलों में अभी बंद करा दिया है। वहाँ पे ना शिक्षक है, उसके कुछ नहीं है। जिस मकसद से पूरा होता है वो मकसद वहाँ पे पूरा नहीं, बस अपने हित के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने अब लगता है कि बस अपने अभी क्या है हम बताना चाहेंगे, वहाँ जिन्होंने केवल झारखंड बनाने में हमारे जो सोरेन परिवार है केवल उन्हीं का वहाँ झारखंड बनाने में योगदान नहीं रहा, सभी का रहा। लेकिन आज मुख्यमंत्री कौन, तो हेमंत सोरेन है ना, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद उनकी भाभी विधायक, उनके भाई विधायक, उनकी पत्नी विधायक, मतलब पूरा कहीं ना कहीं लगता है कि बस परिवार ही पूरा कहीं ना कहीं आदिवासी है। बाकी जो गरीब तबका का आदिवासी वो लोग आदिवासी नहीं, समझे। और मैं बताना चाहूँगा बाहरी घुसपैठ बांग्लादेशी आ रहे हैं, उनका क्षेत्र है संथाल परगना है ना, वो संथाल आदिवासी है। वहाँ पे कई सारे विषय आ रहे हैं लेकिन उस पर काम नहीं करना है ना। तो मैं बताना चाहूँगा बात यहाँ की अगर होती है तो देखिए यहाँ पे राज्य बने, ऐसी बात नहीं है कि राज्य नहीं बने, लेकिन क्या है ना, आपने जिसकी बातें की, एक जाति से आज तक भारत में राज्य नहीं बना है। फिर अगर मान के चलिए आज तो आपने भील प्रदेश बना दिया, ठीक है, बन गया। फिर जब भील प्रदेश हो सकती है, फिर हम गोंड हैं अलग क्षेत्र में, तो फिर गोंड भी बोलेंगे ना कि हमें अलग राज्य चाहिए। फिर झारखंड के फिर आदिवासी बोलेंगे कि भाई यहाँ के आदिवासियों ने भील प्रदेश ले ली, अब हम झारखंड से अलग होके मुंडा प्रदेश बनाएंगे, उरांव राज्य बनाएंगे। ऐसा थोड़ी चलेगा। हम बताना चाहेंगे अगर इसी तरीके से मांग अच्छी है, हम ये नहीं बोल रहे इसलिए अच्छी है, सबको लगता है कि राज्य बनने के बाद विकास की संभावनाएं बढ़ेगी, लेकिन ये भी है। और मैं बताना चाहूँगा प्रदेश बनाने से नहीं होगा, सचिवालय भी होगा, वहाँ कई लाखों कर्मचारी भी होंगे, वहाँ पे रोजगार की संसाधन भी खड़ी करनी होगी। इसके लिए केवल प्रदेश का मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रदेश बनने चाहिए बोल के केवल मैं अगर नक्शा केवल मैं जारी कर दूँ तो क्या उससे बनेगा? उसके लिए क्या है कि पक्ष हो विपक्ष हो सभी को कोऑर्डिनेशन बैठा करके सद्भाव के साथ, यूँ नहीं कि बहस, वहाँ पे मिलजुल के सबको देखिए। अब जो लोग पक्ष में हैं उसको तो ठीक है, जो विपक्ष में उसको भी तो हमको लाना होगा ना, क्योंकि राज्य में केवल एक ही जाति के एक ही क्षेत्र के तो लोग नहीं रहेंगे, सभी पार्टियों के भी लोग रहेंगे। तो उन लोगों को विश्वास में कौन लेगा? इन लोगों ने प्रयास कभी किया क्या? कभी कभी होता क्या है हम बताना चाहेंगे, हम वहाँ अपने प्रयास जैसे क्या है, बहुत आदिवासी हम लोगों के विचार में बहुत ठीक है नहीं है, लेकिन हम लोग उनसे भी मिलते हैं और कहते हैं कि आज कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसे विषय पे बात अपनी रखनी चाहिए। अगर हम नहीं रखते हैं तो समझ जाइए वो कहीं ना कहीं वो समाज को कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं। इस पर पहल एक बड़ी वो लोग भी नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी धोखा दे रहे हैं। जो आपने आदिवासी मंच की जो परिकल्पना, युवा मंच, आदिवासी युवा मंच, जी, तो आदिवासी युवा मंच अगर इस क्षेत्र में काम करेगा जी, तो क्या वो सबको साथ लेके काम कर पाएगा? देखिए हमारा प्रयास तो रहेगा कि सबको साथ में लेके चले, हाँ, लेकिन मैं वैसे लोगों को भी बताना चाहूँगा
जो अन्य लोग हैं उनको तो हम साथ में लेंगे, जी। लेकिन उनको भी अपनी मानसिकता आदिवासियों के प्रति अपनी जो सोच है ना उसको बदलनी होगी, बताना चाहेंगे, जी। है ना, तब जाके वो संभव है। अभी भी बहुत सारे लोग हम आदिवासियों को, मैं बताना चाहूँगा, बहुत गलत नज़रों से देखते हैं। बहुत उनके मन में हमारे लिए अंदर में देखिए, बाहर में तो दिख जाता है, अंदर में जो अपने दिलों में हमारे लिए वो क्या सोचते हैं जो गलत, उनको हटाना होगा मन से, है ना, तब जाके संभव है। आपने सर यहाँ भी अब कुछ दिन भ्रमण किया है, जी। तो यहाँ की परिस्थितियाँ और झारखंड की परिस्थितियाँ, इन दोनों को अगर आप देखें तो आपको क्या जो मूल अंतर है जो इन दोनों में दिखता है, और आपका जो विजन है वो उसमें कैसे बदलाव लाने की कोशिश कर पाएगा? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, झारखंड की अगर हम बात करेंगे तो झारखंड में आदिवासियों की बहुत बड़ी आबादी है और वहाँ पे कई सारी समस्याएं हैं और वहाँ पे अलग अलग स्तर पर समस्याएं हैं। वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे धर्मांतरण की समस्या कम है, ये हमको बहुत अच्छा लगा। और अच्छा ये भी लगा कि यहाँ के युवा, खास करके यहाँ के आदिवासी युवा, वागड़ क्षेत्र के हो या मेवाड़ क्षेत्र के हो, सारे युवा जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन यही है कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा पे बात नहीं कर रहे हैं, अपने लिए जो रोजगार की संसाधन कैसे उपलब्ध हो, किसी की भी सरकार रहे, प्रयास नहीं हो रही है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, अभी मैं बताना चाहूँगा क्या है। और एक चीज़, यहाँ पे बहुत सारे जो महिलाएं लोग हैं जो लोन लेती हैं, कहीं कहीं वो ऐसे दलालों के फेरे में पड़ जा रहे हैं, उनको लोन चुकाने में भी कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी हो रही है। तो क्या है ना, इस सब में रोक कैसे लगे, इस पे भी हम लोग का आवाज़ बुलंद होगा। लोग कई तरह के रास्ते चुनते हैं, जी। आप दोनों ने ये रास्ता क्यों चुना कि अपने एक विजन को लेके आगे बढ़ते हैं, समाज के लिए काम करते हैं? तो आपका ये रास्ता चुनने का कारण जानना चाहूँगा। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, ये सामाजिक जीवन, जी, सामाजिक जीवन को चुनने का कारण। जी जी, मैं 2018 से काम कर रहा था, है ना, 18 से काम कर रहा था। कोरोना लॉकडाउन में हज़ारों लोगों को भोजन, हज़ारों लोगों को राशन, है ना, दवाइयाँ वगैरह वगैरह करते करते जो है एक पड़ाव उससे पहले ही आ चुका था। झारखंड में पत्थरगड़ी आंदोलन, है ना, वहाँ पे पत्थरगड़ी आंदोलन हो रहा था। तो होने के बाद क्या है ना, हम लोग उस क्षेत्र में, हमारे वहाँ से रांची से खूंटी ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे टूरिस्ट पैलेस भी बहुत सारे हैं, तो हम लोग घूमने चले गए उधर। तो घूमने के बाद फिर क्या है ना, वहाँ पे हम लोगों ने नज़दीक से वहाँ पे देखा कि जितने भी लोग उस पत्थरगड़ी आंदोलन में शामिल थे, मास्टरमाइंड जो भी हों, वो लोग तो खैर बच गए, लेकिन हमारे जो नॉर्मल लोग थे उन पर जो है मुकदमाएँ पे मुकदमाएँ हुई, है ना, मुकदमा पे मुकदमाएँ हुई। उनकी कोई भी वहाँ पे सुधि लेने वाले लोग नहीं रहे, उतने ज़्यादा जो होना चाहिए। उनको अपनी छगरी जो बकरी होते हैं उनको बेचनी पड़ी, ये क्या कहेंगे, ये मुकदमा लड़ने के लिए गाय बेचनी पड़ी, अपने घर के जितनी भी फसलें होती थी उनको बेच करके फिर वहाँ पे जो भी कोर्ट है वहाँ पे हाजिरी लगाना पड़ता था। तो इन सारे वास्तविकता को हम लोगों ने देखा, अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद आया यह विषय कि बहुत सारे लोग हम लोगों को भ्रमित करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप पे ये कानून लागू नहीं होता है, आप पे विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो हमको विशेष अधिकार किस लिए दिए गए हैं? ठीक है, हम आदिवासी हैं बोल के दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम मतलब सरकार की योजनाएं नहीं लें, है ना, सरकार की योजनाएं ना लें इसलिए हमको ये अधिकार नहीं दिए गए। हम अगर जो लोग बोलते हैं कि सरकार की योजनाएं नहीं लेनी चाहिए तो फिर उनको चुनाव भी तो नहीं लड़ना चाहिए ना, मेरा ये भी उन लोगों से कहना है। जी। आप दोनों के मैं एजुकेशन के बैकग्राउंड को जानना चाहूँगा, किस तरह का एजुकेशन रहा और वहाँ पे एजुकेशन की क्या क्वालिटी है और यहाँ पे क्या क्वालिटी है, उसका अगर कोई फ़र्क देख पाए हो आप इन दिनों में? मैं कई स्कूलों पर भी झारखंड का तो मैं बताना चाहूँगा, वहाँ पे मैं राजधानी में रहता हूँ, तो राजधानी और अन्य क्षेत्र भी, खूंटी हो, गुमला की अगर हम बात करें, लोहरदगा की बात करें, शिक्षा का स्तर तो ठीक है, इसमें कमी वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है,
जो संसाधन होनी चाहिए महाविद्यालयों में वो वहाँ पे भी नहीं है ना। उसके लिए भी हम लोग प्रयास करते ही रहते हैं कि जहाँ जहाँ जिस भाषा के अगर हम बात करेंगे, बहुत लोग भाषा पे ही अपना पीजी करते हैं, पीएचडी भी करते हैं। उसके लिए शिक्षक की बहुत घोर कमी रहती है, खास करके आदिवासी भाषाओं की वहाँ पे। तो उस पर जो है वहाँ पे काम नहीं हो रहा है और कई स्कूलों में अभी थोड़ी सी शिक्षा व्यवस्था को जो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री एक्सीलेंस करके वहाँ पे विद्यालय चलाई जा रही है, तो थोड़ी सी गुणवत्ता आई है। अब यहाँ की अगर हम बात करेंगे, यहाँ वागड़ क्षेत्र, ये जितने भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो भी क्षेत्र है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे शिक्षा पर अभी तक कोई भी लोग बात ही नहीं किए हैं, तो काम कहाँ से होगा बताना चाहेंगे। अभी मैंने वही आप जो कालीबाई स्कूल की अगर हम बात करेंगे, है ना, वहाँ पे अभी स्टाफ भी उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, और इतने कई स्कूल हैं वहाँ पे शिक्षक नहीं है, साइंस के हैं तो मैथ के नहीं है। इस तरीके की यहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है ना, वो गिरा हुआ है और गिरता ही चला जा रहा है। और जितने बड़े बड़े लोग हैं तो अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को ठीक है, लेना देना नहीं है, लेकिन जो आदिवासी नेता चाहे कोई भी पार्टी के हो, उनको तो लेना देना रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी बच्चे ही पढ़ रहे हैं, है ना। उनका भी बेटा यहाँ पे नहीं पढ़ रहा है, बावजूद यहाँ पे उनको लेना चाहिए। कम से कम शिक्षा लेगा तब उनको आदिवासी हक अधिकार कानून को जान पाएंगे। जल जंगल जमीन तो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, लेकिन विकास का अवसर हम क्या करें। अब मान के चलिए हमको आप प्रदेश, कोई भी प्रदेश दे दीजिए, 10वीं 12वीं का युवा क्या करेगा, उनको तो रोजगार देना होगा। अब मान के चलिए हम 12वीं कर लिए हैं, मेरे पास रोजगार ही ना रहे तो हम जीवन कैसे जिएंगे। जीवन जीने का भी तो युवाओं के पास वो आधार होनी चाहिए ना, उसकी बात भी यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है। हम बताना चाहेंगे कोई भी पार्टी के लोगों, सभी ने आज तक जो है कहीं ना कहीं युवाओं को केवल झंडा ढोने, उग्रवाद, है ना, भटकाव, अलगावाद तरफ ही ले जा रहे हैं। यहाँ पे युवाओं की अवसर में फिर दोहरा दे रहा हूँ, युवाओं के अवसर, यहाँ पे आज तक देखिए युवा लोग क्या कर रहे हैं, सब गुजराती तो जा रहे हैं ना, मध्य प्रदेश जा रहे हैं। यहाँ के जो भी लोग हैं गांव-गांव देख लीजिए, ज़मीनी हालात क्या है, हर गांव में आज रोज़गार की मांग हो रही है। तो रोज़गार कैसे उपलब्ध हो, और मैं बताना चाहूँगा और एक चीज़, इस पर भी बातें होनी चाहिए। इंडस्ट्री लगनी भी चाहिए, ठीक है, लेकिन बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे मुआवजा भी, जो विस्थापित तो हो जाते हैं, उनको मुआवजा भी नहीं मिलेगी। अगर मुआवजा वहाँ पे अगर नहीं मिलती है तो फिर नए जगह में ज़मीन लेने में भी परेशानी, और इंडस्ट्री तो छोड़ ही दीजिए कि वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगा। तो कहीं ना कहीं आज जो हमारे यहाँ पे अभी पेशा कानून लागू है, तो पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को तो अधिकार है कि वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं। तो ग्राम सभा ये पहले निर्णय ले कि पहले मुआवजा मिले, ग्राम सभा के माध्यम से मुआवजा मिले और सही लोगों को मिले, तब जाके और इंडस्ट्री भी लगे और रोजगार की यहाँ पे अपार संभावना है यहाँ पे। लेकिन इस विषय में कोई काम नहीं हो रहा है। आप दोनों के मैं एजुकेशन के बैकग्राउंड को जानना चाहूँगा, किस तरह का एजुकेशन रहा और वहाँ पे एजुकेशन की क्या क्वालिटी है और यहाँ पे क्या क्वालिटी है, उसका अगर कोई फ़र्क देख पाए हो आप इन दिनों में। मैं कई स्कूलों पर भी, झारखंड का तो मैं बताना चाहूँगा, वहाँ पे मैं राजधानी में रहता हूँ, तो राजधानी और अन्य क्षेत्र भी, खूंटी हो, गुमला की अगर हम बात करें, लोहरदगा की बात करें, शिक्षा का स्तर तो ठीक है, इसमें कमी वाली बात नहीं है, लेकिन क्या है, जो संसाधन होनी चाहिए महाविद्यालयों में वो वहाँ पे भी नहीं है ना। उसके लिए भी हम लोग प्रयास करते ही रहते हैं कि जहाँ जहाँ जिस भाषा के अगर हम बात करेंगे, बहुत लोग भाषा पे ही अपना पीजी करते हैं, पीएचडी भी करते हैं। उसके लिए शिक्षक की बहुत घोर कमी रहती है, खास करके आदिवासी भाषाओं की वहाँ पे। तो उस पर जो है वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, और कई स्कूलों में अभी थोड़ी सी शिक्षा व्यवस्था को जो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री एक्सीलेंस करके वहाँ पे विद्यालय चलाई जा रही है, तो थोड़ी सी गुणवत्ता आई है। अब यहाँ की अगर हम बात करेंगे, यहाँ वागड़ क्षेत्र, ये जितने भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो भी क्षेत्र है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे
शिक्षा पर अभी तक कोई भी लोग बात ही नहीं किए हैं, तो काम कहाँ से होगा बताना चाहेंगे। अभी मैंने वही आप जो कालीबाई स्कूल की अगर हम बात करेंगे, है ना, वहाँ पे अभी स्टाफ भी उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, और इतने कई स्कूल हैं वहाँ पे शिक्षक नहीं है, साइंस के हैं तो मैथ के नहीं है। इस तरीके की यहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है ना, वो गिरा हुआ है और गिरता ही चला जा रहा है। और जितने बड़े बड़े लोग हैं तो अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को ठीक है लेना देना नहीं है, लेकिन जो आदिवासी नेता चाहे कोई भी पार्टी के हो, उनको तो लेना देना रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी बच्चे ही पढ़ रहे हैं, है ना, उनका भी बेटा यहाँ पे नहीं पढ़ रहा है, बावजूद यहाँ पे उनको लेना चाहिए। कम से कम शिक्षा लेगा तब उनको आदिवासी हक अधिकार कानून को जान पाएंगे। जल जंगल जमीन तो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, लेकिन विकास का अवसर हम क्या करें। अब मान के चलिए हमको आप प्रदेश, कोई भी प्रदेश दे दीजिए, 10वीं 12वीं का युवा क्या करेगा, उनको तो रोज़गार देना होगा। अब मान के चलिए हम 12वीं कर लिए हैं, मेरे पास रोज़गार ही ना रहे तो हम जीवन कैसे जिएंगे। जीवन जीने का भी तो युवाओं के पास वो आधार होनी चाहिए ना, उसकी बात भी यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है। हम बताना चाहेंगे कोई भी पार्टी के लोगों, सभी ने आज तक जो है कहीं ना कहीं युवाओं को केवल झंडा ढोने, उग्रवाद, है ना, भटकाव, अलगावाद तरफ ही ले जा रहे हैं। यहाँ पे युवाओं की अवसर में फिर दोहरा देना, युवाओं के अवसर, यहाँ पे आज तक देखिए युवा लोग क्या कर रहे हैं, सब गुजराती तो जा रहे हैं ना, मध्य प्रदेश जा रहे हैं। यहाँ के जो भी लोग हैं गांव-गांव देख लीजिए, ज़मीनी हालात क्या है, हर गांव में आज रोज़गार की मांग हो रही है। तो रोज़गार कैसे उपलब्ध हो, और मैं बताना चाहूँगा और एक चीज़, इस पर भी बातें होनी चाहिए। इंडस्ट्री लगनी भी चाहिए, ठीक है, लेकिन बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे मुआवजा भी, जो विस्थापित तो हो जाते हैं उनको मुआवजा भी नहीं मिलेगी। अगर मुआवजा वहाँ पे अगर नहीं मिलती है तो फिर नए जगह में ज़मीन लेने में भी परेशानी, और इंडस्ट्री तो छोड़ ही दीजिए कि वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगा। तो कहीं ना कहीं आज जो हमारे यहाँ पे अभी पेशा कानून लागू है, तो पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को तो अधिकार है कि वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं। तो ग्राम सभा ये पहले निर्णय ले कि पहले मुआवजा मिले, ग्राम सभा के माध्यम से मुआवजा मिले और सही लोगों को मिले, तब जाके और इंडस्ट्री भी लगे और रोज़गार की यहाँ पे अपार संभावना है यहाँ पे। लेकिन इस विषय में कोई काम नहीं हो रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। जी हम उम्मीद करते हैं कि ये जो विज़न आपका है वो सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ता रहे। जी। और अब आपके मन में क्या है, किस विचार को लेके आप बढ़ रहे हैं, पर जितना आपने मुझसे साझा किया उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।